अब इसी क्रम में मैं डॉक्टर के.डी. तिवारी सर से अनुरोध करता हूं, प्लीज़ वो आएँ और अपनी बात कहें समय का ध्यान रखते हुए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभी जो आपका शुभ नाम क्या है? श्रीवास्तव साहब, आपने जो क्वेश्चन किया है मैं आपको उसका बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर दे रहा हूँ। सर ने जो बताया है, स्पेजरिक इज नॉट द फेटल। व्हेन वी आर टेकिंग इट डायरेक्टली, इट विल नॉट फेटल यू, ओके। बट व्हाट हैपन, अभी तक ये जो जितना भी D1, D2, D3, व्हाट इज दिस? नथिंग। This is 1x. It is used in the homeopathy. For that, because when we dilute, there is a one formula. As the medicine dose reduces, power increases. This is reciprocal to each other. मैं इसको हिंदी में भी समझाता हूँ। देखिए, भैया ने जो श्रीवास्तव साहब ने जो प्रश्न पूछा था, वो था कि होम्योपैथी के मदर टिंचर को यदि कोई व्यक्ति पी ले तो उससे मरेगा नहीं। क्या स्पेजरिक के मदर टिंचर को कोई पी ले तो मर जाएगा? नहीं मरेगा। लेकिन हम अभी जो सर ने कहा कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, पॉइजन कभी भी कोई भी एक्सट्रैक्शन होता है उसमें पॉइजन रहता है, इसीलिए हम उसको 1:9 के रेशियो में पहली बार तोड़ते हैं तो रेक्टिफिकेशन होता है, तो 1x कहा जाता है। ये D1 कहीं भी नहीं लिखा, ये प्रचलित हो गया। D1 मीन्स फर्स्ट डाइल्यूशन। नो, यू आर यूजिंग D1 एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फर्स्ट मतलब 1x हुआ वो। फिर 1x को फिर हमने डाइल्यूट किया 9 पार्ट डिस्टिल वाटर, 1 पार्ट ऑफ द फर्स्ट, मतलब 1x को लेके, तो और ज़्यादा रेक्टिफाइड हुआ। ऐसे करते करते 3x बना। 3x करने के बाद ही बुक्स में लिखा गया है कि आप इसको यूजिंग डोज है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डाइल्यूशन। तो प्लीज डोंट मिसगाइड, आने वाली पीढ़ियों को आप मिसगाइड कर रहे हैं, जितने भी यहाँ जो सो कॉल्ड अपने आप को फार्मेसी बना रहे हैं, और इसी की वजह से ये रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम आ रही है। अभी आपने और एक अपने यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए कि कागज बांट दिए जाते हैं और अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया पहले डॉक्टर बनता है आदमी, उसके बाद पढ़ने जाता है। व्हाट इज दिस? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं जो है रिकॉग्निशन करवा दूं। क्या होता है कि एक तरफ तो आपके ही लोग जो हैं सरकार के पास अपने को मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है ये उल्टी सीधी हरकतों करके अपने आप को बदनाम कर रहे हो। अभी अभी की ये घटना है, ये साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ तक सीमित हैं, जब आप रिकॉग्नाइज कर दो अपने को। और रिकॉग्निशन ऐसे नहीं मिलेगा। रिकॉग्निशन के पहले आपको ये 100-150 आदमी जो बैठे हैं वो एक ही आवाज़ में बाहर निकले कि हमको रिकॉग्निशन चाहिए। अगर हमने अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज वो किया, तो सामने वाली जो टीम बैठी है वो एक रेपुटेटेड साइंटिस्ट हैं, वो आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए बैठे हैं, तो वो आपकी हर एक चीज़ों को देख रहे हैं। एक अभी बहुत अच्छी एक घटना घटी है जिसका आप लोगों को मालूम होगा। एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अपनी ईगो के लिए सुप्रीम न्यायपालिका के पास चले गए और वहाँ से वो उनसे कह रहे हैं कि मेरे को सुना जाए, आईडीसी मेरा प्रेजेंटेशन देखे। भाई क्यों? जब आपको एक सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित करी थी, जब आप क्यों नहीं अपीयर हो पाए? आज जो है जब देख रहे हैं कि जो है कमेटी एक निर्णय पे पहुंचने वाली है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर वो कोर्ट ने उनको उठा के बाहर कर दिया, डिसमिस कर दी। तो हमारे लोगों ने मेरे से, जो कि मेरे को आप लोगों ने उस पद पे बैठाला है, तो मेरे से रिक्वेस्ट करी कि भैया ये इसी प्रकार की हरकतें और लोगों ने भी कर रखी हैं। डेफिनेशन को भी बदल दिया, सिद्धांतों को भी बदल दिया। कोई पंचतत्व की बात कर रहा है, कोई एंजाइम थ्योरी की बात कर रहा है। अरे भैया, रिकॉग्नाइज्ड होने के बाद आप जो मर्जी आए वो करिए, रिसर्च करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले रिकॉग्निशन तो हो जान दीजिए। और
अभी जैसे फेटल डोज की बात आई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आदमी पूछे तो उसका उत्तर देने में समझ में आता है। तो अब हम ये कहें कि D1 D2, अब बताइए आने वाली जनरेशन वो D1 D2 बेच रहा, D3 ले रहा हूँ मैं, इतने पैसे में ले रहा हूँ। तो साला अपने 4 पैसे कमाने के लिए तुमने सिस्टम की भी ऐसी की तैसी कर दी। D1 कभी यूज होता ही नहीं है। D1 है क्या? अरे 1x 2x 3x फिर D1, दैट इज कॉल्ड D1 फर्स्ट डाइल्यूशन। हमने अपनी प्रैक्टिस को, अपनी वोकैबुलरी इस प्रकार की कर दी कि वो D1 जो है 1x को D1 कहने लगे। आप मतलब आप ये चाहते हैं, अभी सर ने समझाया कि जो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं D3 इसलिए दे रहे हैं कि सामने वाली कंपनी से और कम करूं, कंपटीशन कर दिया। ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। फिर मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, मैंने आपकी इन्हीं सारी बातों का एक हल है। मेरे से चेयरपर्सन साहब ने, मैं बीच बीच में उनसे संवाद करता रहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक मीटिंग हुई थी अक्टूबर महीने में उन लोगों की इंटरनल। तो मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ जो लास्ट जो मीटिंग हम लोगों से हुई है उसमें आपके यहाँ की जो सिद्धांत हैं, आपकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो भी अलग अलग है। और ऐसा है, कुछ लोगों ने इसको ये कहा, कुछ लोगों ने, तो मालूम है मैं आज जो आप लोगों को अपना समझ के बता रहा हूँ, मैं घर पे तो कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन उनको मैंने आपकी एडवोकेसी क्या करी, देखिए सुनिए, और मैंने कोई गलत बात नहीं कही। मैंने कहा सर ये चीज़ें चलती रहेंगी, हर व्यक्ति, हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि हम जो है आज़ादी मिले। आज़ादी के समय भी यही हुआ था, देश को आज़ाद करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से लड़ रहा था, एक रूपता नहीं थी। आप रिकॉग्निशन दिलवा दीजिए, ये एक पाइपलाइन में आ जाएंगे, सिस्टम सही हो जाएगा, सब लोग उसी पैटर्न को चलने लगेंगे। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने को मैटी का बेटा बनाता है। वो कहता है रात को मैटी जी आए थे, सपने में कहा मैं ही जो दवाई बना रहा हूँ वही सबसे 100% सही है, मैं ही जो फॉर्मुलेशन कर रहा हूँ वो सही है। तो मैंने कहा सर ये तो होता ही रहेगा, इसी के लिए तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हम में से, अब वो कहने लगे कि एक बात बताइए, साइंस की भी डेफिनेशन अलग अलग होती है क्या? मैंने कहा सर ये जितनी जो भी ये वो नहीं है, समानता नहीं है, इसमें यही एक कारण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यही समझ रहा है। इसी को डिसाइड करने के लिए तो आप लोग हैं, आप उसमें से देखिए कि कौन सी चीज़ साइंटिफिक है, और उस चीज़ को जो है मानते हुए, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आप कुछ संशोधन उसमें प्रतिपादित करते हुए इसको मान्य करने के रिकमेंडेशन करें। तो कहने का मतलब क्या है, वहाँ भी आप लोगों ने उतने बड़े बुद्धिजीवी जो 23 लोग हैं उनको दिग्भ्रमित कर दिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, केवल कि हम सुपर हो जाएं, हम अपनी क्रेडिबिलिटी लगाएं। नहीं तो इस व्यक्ति को जो मास्टर है, क्या ज़रूरत थी उसमें जाने की, और मेरे से बकवास कर रहा था। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये है कि आप लोग समझिए, आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस नहीं करें, प्रैक्टिस करिए, जिसको जहाँ से मर्जी आए वहाँ से मेडिसिन खरीदिए और प्रैक्टिस करिए, लेकिन ये तरीका गलत है। अभी सर बता रहे थे कि भैया जिस कंपनी की दवाई से हमें फ़ायदा हो रहा है वही सबसे अच्छी है, वही ऑथेंटिक है। ऐसा थोड़ी ना होता है, फ़ायदा मिलना अलग चीज़ है, बिजनेस करना अलग चीज़ है भैया। मैं कोई डॉक्टर सफल है, उसकी प्रैक्टिस से सफल है, ये तो बिजनेस हो गया। और यदि वो नॉलेजफुल है, ये जरूरी नहीं है कि नॉलेजफुल आदमी प्रैक्टिस उसकी अच्छी चलती हो। तो ये पैमाना तय करना कि जिस कंपनी की दवाई से मेरे को लाभ हो, मैं बना देता हूँ मदर टिंचर की, मैं तो होम्योपैथ हूँ, मैं अभियाल बना के S1 दे देता हूँ, या छोड़ो सलास है, 2 पेड़ों का कॉम्बिनेशन है, बना लो, अभी तुम्हें रिजल्ट आएंगे, तो क्या वो असलियत हो गई क्या? बहुत फर्क है। और यही फर्क को सही करने का तरीका क्या है कि जिस दिन सरकार ने आपके नियम बना दिए तो ऑटोमेटिकली सब लोग एक पाइपलाइन में आ जाएंगे। यही होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं इसको बुराई नहीं मानता हूँ, लेकिन अपने आप में सोचो कि क्या हम सही कर रहे हैं? हम एक मंच में खड़े होकर गलत डेलिब्रेशन कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन उसको वही सीखती जा रही है, ये बात गलत है। आप एक परिपक्व हैं, आप इतने सालों से अपने आप को कह रहे हैं मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उस व्यक्ति को जो मैं जिसकी बात करता हूँ, आप कोई भी यहाँ से जितने लोग हैं ना उनसे बात कर लेना, वो सिन्हा साहब
से भी पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। जब उनकी मैंने उतारी तो फिर उनको समझ में आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है भैया, रिकॉग्निशन हो जाएगा, 2-3 महीने की बात है, बहुत जल्दी निर्णय आने वाला है। लेकिन आप अपने आप को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करना छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ बनाओ दवाई, अपना पेट तो पालना है भैया, भीख तो नहीं मांग रहे। और दूसरी चीज, इंजेक्शन पेरेंटल यूज कभी मत कर देना। पेरेंटल यूज कर दोगे लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम तो अंदर जाओगे, सिस्टम और बदनाम होगा। अभी 2 केस ऑलरेडी चल रहे हैं पेरेंटल यूज में, इंजेक्शन आते हैं। इंजेक्शन को कभी ऐसा यूज मत करना जिसकी तुम्हें जानकारी नहीं हो। कोई मैन्युफैक्चरर ये कह दे कि ये मैंने बनाया है, आईवी लगा दो, ये आईवी का ही केस है। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखते हुए अपना काम करिए। बहुत अच्छा सिस्टम है और इतना फिजिबल है, इतना लचीला है कि आप अपने को बहुत अच्छा परिपक्व कर सकते हैं और उसका जल्दी ही हमको समाधान मिलेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, होता क्या है, अपने अपने प्रचार प्रसार के लिए हर कंपनी, क्योंकि आज कंपटीशन है, सर ने अभी बताया, सिन्हा साहब ने, कंपटीशन आएगा तो चीज़ प्रगति करेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कंपटीशन के चक्कर में अपना मूल उद्देश्य या मूल चीज़ नहीं खो देना। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारी हमारे जो साथी हैं जिन जो दवाइयों का काम करते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत बड़ा चढ़ा करके लिखी हैं। अभी रामदेव जी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी विज्ञापन के चक्कर में वो बेचारे, उनके सामने तो आप क्या, यहाँ में कोई नहीं होगा उसका मुकाबला करने के लिए। 5,000 से भी ज़्यादा करोड़ का एम्पायर है जिस व्यक्ति का, क्या हम में से किसी का नहीं है। तो जब उसको वो कर सकते हैं, तो इसलिए अपने लिमिट को ध्यान में रखो। कैंसर वैंसर की बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने आपके हाथ में शिफा दे रखी है, लेकिन उसका अभी सही वक्त नहीं है बोलने का। ठीक है सर, वास्तविकता में जीना, मैं तो यही आपसे कहूँगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और धैर्य रखो, सब ठीक होगा। अब पहले चीज, अधूरा क्वेश्चन है आपका। डायबिटीज इज नॉट ओनली द हाइपो फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज, इट इज द हाइपर फंक्शन। पूरी डेफिनेशन अगर हम कहेंगे, इट इज द हाइपर ऑब्लिक हाइपो, दोनों ही। अगर हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बैठो, देखो आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपने क्या कहा कि 1x आपने कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 ड्रॉप्स इसकी, 10 उसकी मिलेंगी, 100 हो जाएंगी, फिर 1000 हो जाएंगी। देखिए बात सुनिए, मैंने अभी आपको पहले ही बताया है, दिस इज द रेसिप्रोकल, दिस सिस्टम इज द रेसिप्रोकल, मीन्स एज द दिस मेडिसिन क्वांटिटी, पावर, मेडिसिन क्वांटिटी रिड्यूसेस, पावर इंक्रीजेस। ये एक थ्योरी है, इस थ्योरी के अंतर्गत ही ये सब आता है। अब आपने कहा कि हाइपो फंक्शन को ये D1 जो आपने, सॉरी फर्स्ट डाइल्यूशन जो आपका है, ये कैसे उसको अफेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ एग्जीक्यूशन क्या है कि आपने मान के चलिए आपकी एक मेडिसिन है S1 को आपने फर्स्ट डाइल्यूशन में S1 आपने दी, तो आपका ये कहना है कि देखिए यहाँ कंफ्यूजन क्या आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ना भैया। हाँ, तो अब
हाँ, तो अब हाइपो, मैंने क्या कहा, ये हाइपो में भी काम करता है, हाइपर में भी काम करता है। जैसे जैसे आप इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे, इसकी पावर और बढ़ती जाएगी। 10 तक जो है ये हम इसको वो कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं। और अब फर्स्ट डाइल्यूशन से लेके फोर्थ डाइल्यूशन तक ये बहुत अच्छी पावर में रहता है। तो आप जैसे जैसे इसको देंगे, तो जो जब हम हाइपो के लिए हाइपो फंक्शनिंग जो हो रही है उसको बढ़ाने के लिए हम S1 फर्स्ट डाइल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी फंक्शनिंग बढ़ेगी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं एडिशनल, आपने देखा होगा कि यूनिकसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, आपने देखा होगा कि जब डायरिया होता है, ठीक है, तो क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं, या इन्फेक्शन आ जाता है तो उससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़े, सीक्रेशन ज़्यादा हुआ, डायरिया हो गया। कॉन्स्टिपेशन होता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाते हैं। आपके यहाँ एक ही दवाई दोनों चीज़ों को बराबर करती है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, हमारी डेफिनेशन कहती है कि एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिम्फ और ब्लड, या विटिएशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, आइदर बोथ, और तो उसकी एबनॉर्मलिटी, तो हाइपर फंक्शनिंग इज ऑल्सो एबनॉर्मलिटी और हाइपो फंक्शनिंग भी एबनॉर्मलिटी है। तो हम उसको सम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ला रहे हैं। तो एक ही दवाई हमारी दोनों काम कर रही है। ऐसी कोई है सिस्टम? आप एलोपैथी में चले जाओ, लोमेटाइल और फलाना नट मेट्रोजिल और ये सब देते हैं, मेट्रोनिटाजोल देते हैं, काय के लिए, जब डिसेंट्री और लूज मोशन हो रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो डल्कोलेक्स देना पड़ रही है। मैं तो इतना नहीं हूँ, यहाँ तो FRCS लंदन बैठे हुए हैं, तो मैं तो हम S10, हमारी एक ही दवाई दोनों चीज़ें कर रही है। तो ऐसे ही आप डायबिटीज़ के बारे में, एक्चुअली में क्या है, आपकी गलती नहीं है। कोई व्यक्ति जब गांव से शहर पे आता है ना, तो अब गांव की उसका परिवेश, क्योंकि उसकी मिट्टी तो गांव की है, और शहर में आके वो अंग्रेजी सीखता है, तो वो अंग्रेजी और हिंदी का कॉम्बिनेशन बना नहीं पाता, ना तो वो गांव का रह पाता है ना अंग्रेजी। ऐसे ही हम एलोपैथी की बात सोचते हैं, या एलोपैथी में प्रैक्टिस करके हम बड़े हुए हैं, फिर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आते हैं, तो ऐसी प्रकार के कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। लेकिन आपको कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े। तो क्या समझ में आया आपके कि एक ही दवाई हमारी हाइपर और हाइपो फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। जो जैसे जैसे ये पंचुएशन ऑफ द मेडिसिन और डोजोलॉजी आप जिस दिन समझेंगे, उस दिन आपको इसका आंसर और भी अच्छा मिल जाएगा। और कोई बात हो तो पूछिएगा, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर तिवारी साहब। अरे डॉक्टर साहब, अभी गवर्नमेंट ने किसी को ऑथेंटिक नहीं कहा है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपका क्वेश्चन था डॉक्टर श्रीवास्तव का, उसमें छोटी सी बात आपको समझनी चाहिए। ये आपने पॉजिटिव निगेटिव के सेंस से कहा है, सही है। जो हमारा स्पेसिफिक एसेंस है, दैट इज़ नॉट यूजेबल एज मेडिसिन, ठीक है। वो मेडिसिन का बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो मेडिसिन के रूप में यूज़ नहीं हो सकता। उसके बाद जहाँ पे हम 3x तक ब्रेक करते हैं, उसके बाद 1 पे तोड़ते हैं, एज पर मैटी मेथड 148 के रेशियो में तोड़ते हैं, वो जो बनता है दैट इज़ ए पॉजिटिव डाइल्यूशन, ठीक है। जब हम उसको यूज़ करते हैं तो शरीर की जितनी भी हाइपर फंक्शनिंग है ऑल अराउंड द बॉडी, चाहे किसी ऑर्गन का हाइपर फंक्शन है, उसको वो रिकवर करने में सक्षम होता है। जब उसको हम और तोड़ते जाते हैं, 3 के बाद तोड़ते हैं, जब उसके बाद 1 से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड जब तोड़ते हैं, तब वो हाइपर फंक्शनिंग में काम करना शुरू करता है। आई थिंक यू आर क्लियर। चलिए, हाँ, क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। हाँ, ब्रेडी कार्ड
ब्रेडिकार्डियो ने, हाँ ब्रेडिकार्डिया, ठीक, यस। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, आप नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपको, साइंस होती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। विज्ञान है, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अब यहाँ पे डाइस पे बोली जा रही हैं, बुक में नहीं लिखी हुई हैं। तमाम चीज़ें ऐसी निकल के आती प्रैक्टिस में। यस यस, बिल्कुल। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को काम करने का आधार ही इसी आधार पर मिला है कि यू हैव टू रिसर्च एंड डेवलप द इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम। वी आर डूइंग वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही तो कह रही है हमसे, वी हैव टू गो टू दैट। इज इट ओके?